Lord Krishna Naman, my all dear student. Lord Krishna Naman to all. I am Raju Yadav, your science teacher from Lord Krishna Academy. Dear student, today the class is our revision classes of the cell. And we discuss about some organelles of cell. First, we discuss about what is cell. Can you tell me what is the definition of cell? The structural and functional unit of life. Structural जो आकृति बनाए, फंक्शनल वह आकृति फंक्शन करे, यूनिट इकाई हम सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर. टुडे इज रिवीजन क्लासेस, so we discuss only in fact of cell. Cell alive or not, जीवित है या नहीं है? मस्काडोमिस्ट का बताओ जल्दी से, ये सेल से बना होगा कि नहीं? यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे. सेल थ्योरी, बिल्कुल सही कह रहे हो. सेल थ्योरी, कोश का सिद्धांत. कोश का सिद्धांत क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. सभी सजीव जो हैं या तो एक या एक से अधिक सेल से बने हैं. यदि वो एक सेल से बने हैं देन यूनिसेलुलर हैं, और अगर एक से ज़्यादा सेल से बने हैं तो मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर ऐसे जीव जो जिनका होल बॉडी एक सिंगल सेल से बना हो, और मल्टी सेलुलर दैट्स मीन्स हम आ प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म. ये सारे के सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं. सेकेंड पॉइंट है सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो है सबसे छोटा यूनिट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. दैट्स मीन्स हमने आपको बताया था कि कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो हम ना छोटी छोटी ब्रिक्स लगाते हैं और एक लेयर बनता चला जाता है, और लेयर बनने के बाद वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है. जब वो कंप्लीट हो जाती है वो फंक्शन करती है. तभी तो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल थ्योरी कहती है कि सेल आर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट. ये सबसे छोटी यूनिट होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी सजीव की. सेल कम फ्रॉम प्री एग्जाइटिंग सेल. सेल हमेशा से अपनी पेरेंट सेल से आती है. एक सिंगल सेल डिवाइड होगी, सिंगल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी. ठीक है. व्हाई आर सेल सो स्मॉल? सेल स्मॉल क्यों है? तो यहां पे देखो, सबसे पहले एक सेल ऑर्गन दिया गया है. ऑर्गन बहुत सारे किससे मिलके बना होगा? टिश्यू से मिलके बना होगा. यहाँ पे देखो ये टिश्यू है. फिर इन टिश्यू, ये टिश्यू किससे बनने के बना होगा? बहुत सारी सेल. आप देखो इसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं. अब ये सेल आपको बड़ा करके एक सिंगल सेल दिखाया गया. एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया आपको, ये देखो. एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. यहाँ पर सिंगल प्रोटीन दिखाई गई है, यहाँ पर अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, यहाँ पर एक सिंगल एटम दिखाया गया. माय ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट सेल आर रिलेटिवली स्मॉल बिकॉज दे रिली प्राइमरी ऑन डिफ्यूजन फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव इनटू द थ्रू द सेल. सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे एटम होते हैं जिनके द्वारा प्रोटीन या सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सेल पहले से ही बना चुके हैं, आपको काफ़ी हद तक नॉलेज भी है, आप जानते हैं सेल के बारे में.
तो ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन है वो मूव करता है। तुम्हें पता है सेल केवल सेल फंक्शंस पे डिपेंड करती है, सेल सिग्नलिंग पे डिपेंड करती है, हमेशा सेल सिग्नलिंग के बेसिस पे वर्क करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल जो इसके प्रोटोप्लाज्म में हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इफ़ दे आर टू लार्ज, अगर ये सेल के जो पार्टिकल हैं ये बड़े हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मतलब इन्हें प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो अगर बड़े पार्टिकल हैं तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। डिफ्यूजन इज टू स्लो फॉर सेल ऑर्गेनेल्स। व्हाट डू माइक्रोस्कोप डू फॉर अस? मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी हमें बताएंगे कि किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप से क्यों हम देखते हैं। प्लीज़ हमें बताइए, हमें जल्दी से आप चैटिंग के द्वारा बताइए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप इंक्रीज रिजोल्यूशन। भाई सेल इतना छोटा है यू कैन नॉट सी टू द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आपको लेंसेज की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट कैन बी अपार्ट द स्टिल वी distinguished as two separate points which allow us to study cell and their organelles। आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी डॉक्टर पूरी होल बॉडी को ट्रीट नहीं करता, वो आपके सिंगल सेल को ट्रीट करता है, आपके सिंगल सेल को ट्रीट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं सेल के अंदर ही देखना है कि कौन सा एंटीजन बाहर से आया है, कौन सा एंटीजन आपके ब्लड में आया है। ब्लड आल्सो अ सेल, कंपोनेंट ऑफ ब्लड आप पहले से जानते हैं, हमें जल्दी से बताइए कौन से होते हैं द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, विजुअलिंग सेल। तो हमने क्या किया, यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि देखो किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो सबसे बड़ा है प्लांट है। यहां पे देखो एनिमल्स, एग। डियर स्टूडेंट, विजुअलाइजिंग सेल्स, यहाँ पे आपको बहुत से ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं और इन ऑर्गेनिज्म में आप देखिए किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स के बेस पर, इनके साइज के बेस पर आपको दिखाया गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा है, अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है इससे बड़ा है यहाँ पे। फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। बहुत सारी प्रोटीन कहाँ पे बनती हैं, राइबोसोम। राइबोसोम का तो आप जानते हैं, राइबोसोम का तो नाम ही है द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, राइबोसोम। मैंने आपको पहले ही समझाया था राइबोसोम और लाइसोसोम अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर राइबोसोम से बड़ा क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। हम आपको HIV एड्स के बारे में पढ़ाए, अगर नहीं पढ़ाए थे तो मैं हम आपको बता देंगे अगर आपको इशू है तो। ये बैक्टीरिया में स्टडी किया जाता है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से बड़ा क्या है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कितना है, जल्दी से बताइए हम, 120 डे है। ह्यूमन एग से बड़ा है पैरामीशियम और पैरामीशियम से बड़ा है हैन एग। इस तरह से ये पूरा आपको दिखाया गया है कि आप ह्यूमन आई से क्या देख सकते हैं और ऐसा क्या है जो ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, उसे आप 100 टाइम बढ़ा करके देख सकते हैं, 10x 50x। ये आप लेंसेस हम आपको लैब में यूज करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बीम डालते हैं। तो यहाँ पर ये फर्दर 2 टाइप की इमेज बनाएगा। भाई आपका जो सैंपल है वो फर्दर 2 टाइप की इमेज कैसे बनाएगा, एक तो हम उसके ऊपर फ्लोरोसेंट डाई का यूज करेंगे और जैसे ही आप सैंपल के ऊपर, मान लिया आपके पास कोई एक टेस्ट, आपके पास एक कोई सैंपल है और आपने उसे ऑब्जर्व किया, तो जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आप केवल सैंपल देखना चाहते हैं। अब देखो जैसे आपने यदि माइक्रोस्कोप देखा होगा तो माइक्रोस्कोप में सैंपल होता है, उसके चारों तरफ जो एरिया होती है कैसा होता है,
वाइट होता है ना, और कभी कभी माइक्रोस्कोप में कैसा होगा, डार्क होगा। तो ये आगे चल के आप जब लैब में वर्क करेंगे तब सब समझ जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका में अंग कौन कौन से होते हैं, आप सब जानते हैं कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटल, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रॉक्सीसोम, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इन सभी सेल ऑर्गेनल्स पर एक छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। हम आपका रिवीजन भी कराएंगे और कुछ पॉइंट्स अगर पहले वाले लेक्चर में रह गए थे हम उन्हें भी कवर अप करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यदि आप सेल नहीं समझ पाए देन यू कैन नॉट क्वालिफाइड एनी मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम का ये शुरुआती बेस है, इसे समझना ही होगा। और इसके अलावा बायो में कुछ नहीं, आप बायो में केवल सेल पढ़ेंगे किसी भी क्लास की अगर हम बात करें तो। अमेजिंग नैनो मैकेनिज्म दैट ऑल वर्क टुगेदर टू मेक द सेल वर्क। थिंक ऑफ अ सेल एज अ फैक्ट्री हुज मेन प्रोडक्ट इट्स प्रोटीन। सेल के अंदर जो मेन प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन है। भाई हमें सेल में प्रोटीन को ही तो समझना है कि एक सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन कैसे जाती है, ठीक है, हम आपको समझाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल को चारों तरफ से जो बाउंड्री वाल कवर करती है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लांट सेल में चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है। ध्यान रखना, जब आप अंतर बताएंगे तो यही बताएंगे कि प्लांट सेल में जो कवरिंग है वो सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यहां देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इंक्लोजेस द सेल कंटेंट सिक्योरिटी गेट। भाई इसमें सिक्योरिटी गेट है। सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है, हर एक सब्सटेंस अंदर नहीं आ सकता। ये किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड वाई लेयर। वाई माने दो, लेयर माने परतें। ये आपको सिंगल दिखाई देगी, जब आप इसको देखेंगे तो ये सिंगल दिखाई देगी, लेकिन जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये डबल लेयर दिखाई देगी विद एम्बेडेड प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी एम्बेडेड होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें 2 टाइप की प्रोटीन होंगी। यदि इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है देन इंट्रेंसिक कौन सी प्रोटीन है, इंट्रेंसिक प्रोटीन है। यदि प्रोटीन बाहर कहीं पे रखी हुई है, बाहर लगी हुई है, देन एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। आपका जो ये मॉडल है इसे कहते हैं फ्लड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं इसे, फ्लड मोज़ेक मॉडल। सेल वॉल पहले से लिख दिया है इसने, ओनली इन प्लांट सेल। प्यारे विद्यार्थियों सेल वॉल कहां होगी, ओनली इन प्लांट सेल। सेलोज पैक्टिन जैसे सब्सटेंस से ये सेल वॉल बनी हुई होती है। अगर हम बात करें कि सेल वॉल है क्या, तो अ स्ट्रॉन्ग वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। भाई जो आपका प्लांट सेल है तो सबसे पहले तो उसमें सेल मेम्ब्रेन ही होगा, और सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग वॉल होगी, है ना, उसे क्या कहेंगे हम, सेल वॉल कहेंगे। ये क्या करता है, सपोर्ट फॉर प्लांट सेल सिंस दे डू नॉट हैव स्केलेटन। यहां पर ये सपोर्ट करता है। अब यहां पे देखो सबसे बीच में प्राइमरी सेल वॉल है, इसके ऊपर मिडिल लेमिला है और नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तीनों जो हैं, तीनों मिला के पूरा का पूरा सेल वॉल बनाएंगे, ठीक है। किसकी बनी है, पैक्टिन की बनी है ना। इसमें क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस हैं, सेलोज भी है। तो मैंने आपको बताया था ये सेलोज पैक्टिन इन सबसे मिलके बनती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियस। हमें जल्दी से टाइप करके बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है, द ब्रेन ऑफ सेल। क्या है, द ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। ब्रेन कैसे, न्यूक्लियस द बॉस, इसे हम बॉस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये सेल की डायरेक्ट एक्टिविटी करता है। कंटेंस
जेनेटिक मटेरियल, देखो जेनेटिक मटेरियल से आपका पुराना वास्ता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड फर्दर 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये मैंने स्ट्रक्चर आपका बना दिया डीएनए का, और ये स्ट्रक्चर है आरएनए का। अब आप देख के ही बता सकते हैं सर इसमें 2 स्ट्रैंड हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड है, ये 2 स्ट्रैंड हैं तो इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें सिंगल स्ट्रैंड है देन इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, इन्हें हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल दैट्स मीन्स हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले प्रॉपर्टी। दैट्स मीन्स इसके अंदर जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर को पहुंचाता है। जैसे मेरे हेयर ब्लैक हैं, कैसे होंगे, मेरे मम्मा और मेरे डैडी दोनों से आने वाले डीएनए जो कि जिसने कि मेरा जायगोट बनाया होगा, जिससे क्या हुआ होगा, मेरे हेयर कैसे हैं, ब्लैक हैं। क्यों, जब डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो ये हेरिडिटी करेक्टर अपने साथ ले जाता है। इस डीएनए में छोटे छोटे बहुत से जीन पाए जाते हैं, छोटा छोटे जीन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, जीन से। और जीन की डेफिनेशन है द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बताएंगे द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। अब देखो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी बाइलेयर है। सबसे पहले ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर बाइलेयर्ड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी ऑर्गन होंगे वो बाइलेयर होंगे, उनमें 2 परतें होंगी, 2 लेयर होंगी, ऊपर वाली अपर लेयर, नीचे वाली इनर लेयर। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यूक्लियस, ये भी बाइलेयर स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारे आपको पोर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इसके पोर देख पा रहे हैं? हाँ, अगर ये पोर माने छिद्र, और ये जो पोर है इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो सीधी सी बात है, इन पोर्स के द्वारा एक्सचेंज होगा किसका, प्रोटीन का। कैसे, अब ये आपका जो न्यूक्लियस है ना, ये किसी भी सेल के अंदर है, मान लिया ये सेल है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है ना। तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये डीएनए से आरएनए बनना तो न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन जब आरएनए प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन, तो जब प्रोटीन बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, इन पोर के द्वारा प्रोटीन बाहर आएगा। कहां आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से द ब्लूप्रिंट, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। और इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फॉर द सेल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ये सेल को इंस्ट्रक्शन देता है। न्यूक्लियस सेल को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको यहां पे कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये वाली, इन्हें हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमो माने कलर, सोमा माने बॉडी, ये कुछ कलर बॉडी हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोजोम है, अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं, 46, 46। अच्छा जल्दी से बताओ 46 के आधे कितने होते हैं। ठीक है, 23 पेयर। तो ये एक साथ पेयर में है, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर। ये क्या है कि जब डीएनए फोल्ड हो जाता है, कैसे फोल्ड होता है, बचपन में हम पतंग उड़ाते थे, है ना, हम क्या करते थे कि जब हमारी पतंग की डोर काफ़ी लंबी हो जाती थी तो हम पतंग को इस तरह से ना, जैसे मान लिया ये हमारा चार्ज है तो इस तरह से हम इस तरह से क्या करते थे, फोल्ड करते थे ना। अब ऐसे ही देखो ये फोल्डिंग जो हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या बना देगा, क्रोमोजोम बना देगा। और ये क्रोमोजोम जो है क्या है, कलर बॉडी हैं। क्रोमोजोम किससे मिलके बने हैं, डीएनए से मिलके बने हैं। और जब ये डीएनए से मिलके बने हैं
तो ये हेरिडिटी मटेरियल है, यही क्रोमोजोम जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कैसे? हमारे शरीर में दो तरह की सेल है, मियोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन। भाई हमारा जो ये शरीर है ये माइटोसिस सेल डिवीजन से बना है। केवल शरीर में भी सोमेटिक भाग जो काय कोश का बना रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। अगर उनमें क्रोमोजोम का डिवीजन देखेंगे, इसमें सेल का डिवीजन देखेंगे तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या था, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है, और मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम आधे रह जाएंगे, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है। भाई 46 हैं, जल्दी से बताओ मेल के स्पर्म में कितने क्रोमोजोम होंगे? 23। अब ऐसे ही जो फीमेल है उनके ओवम में, उनके एग में कितने क्रोमोजोम होंगे? 23। अब 23 मेल 23 फीमेल दोनों क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे? 2x जायगोट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रोमोजोम समझना है। क्रोमोजोम है क्या? क्रोमोजोम डीएनए के फोल्ड होने से बनता है, और क्रोमोजोम की संख्या ह्यूमंस में 46 होती है। क्रोमोजोम द ब्लूप्रिंट, बिल्कुल सही बात है, ब्लूप्रिंट की तरह वर्क करता है। क्रोमोजोम डीएनए से मिलकर बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं आप कि आपका जो डीएनए है, सबसे पहले डीएनए फोल्ड होता जाएगा। अब डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, तो डीएनए फोल्ड होना स्टार्ट करेगा। अब डीएनए फोल्ड होगा तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी प्रोटीन भी होंगे। क्या होंगे विद्यार्थियों? प्रोटीन। इन्हें हम कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। और ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये इसी डीएनए के साथ फोल्ड होंगी, और फोल्ड होकर क्या बना लेंगी? क्रोमोजोम बना लेंगे। अच्छा बताओ हमारे सेल्स में कितने क्रोमोजोम है? 46। ठीक है, थैंक यू। तो डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक इज डेंसली पैक्ड इनटू क्रोमोजोम, हम पहले से जानते हैं। ईच क्रोमोजोम कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ऑफ डीएनए। एक क्रोमोजोम बनने के लिए 1 मीटर का डीएनए चाहिए हमें। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिकल इस तरह की। ठीक है, हाँ। देयर आर 46 क्रोमोजोम इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में, आपके सेल्स में 46 क्रोमोजोम हैं। The DNA from all of your cell is your body stretch end to end would go from the earth to the sun 100 times. Okay? तो जो DNA है आपकी सेल में, आपके शरीर में, अगर हम उसे खींचते हैं, एंड टू एंड वुड गो फ्रॉम अर्थ टू द सन 100 टाइम, हम पृथ्वी से सन तक 100 बार आ जा सकते हैं। आपके शरीर में इतना डीएनए है, सोचिए कितना डीएनए है आपके शरीर में। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है अ जेली लाइक सब्सटेंस। क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस। द ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल, इसी के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। द इनसाइड एरिया ऑफ द प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन होता है। साइटोस्केलेटल, स्केलेटल तो जानते ही हैं, है ना, हमारी बॉडी बोन से मिलके बनी होती है। स्केलेटल सिस्टम आपने पढ़ा था, है ना। तो अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर। भाई सेल को भी तो एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, और स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? स्टेबिलिटी आएगी फाइबर से। दैट सपोर्ट सेल शेप, जो सेल को शेप रखने में सपोर्ट करेगा। एंकर्स ऑर्गेनल्स एंड प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट पथ, सेल में ट्रांसपोर्ट पथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पथ चाहिए सेल में। बिटवीन द ऑर्गेनल्स, सभी ऑर्गेनल्स के बीच में कॉम्बिनेशन की जरूरत भी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए आपका जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें देखिए किस तरह से आपको ये
इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाया गया है, मैक्रोट्यूब्यूल्स दिखाया गया है, एक्टिन फिलामेंट दिखाया गया है। ये एक्टिन फिलामेंट आपको हम मसल्स में पढ़ाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बाकी हम 9th क्लास में पढ़ाएंगे। राइबोसोम नाम से ही क्लियर हो रहा है, द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम आर टू टाइप, 70S और 80S। S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, बाल्टी में यदि आप कोई पत्थर डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसके तली में जाएगा, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो जब हम टेस्ट ट्यूब में इनकी सब यूनिट को मिलाते हैं तो ये नीचे जाते हैं। ध्यान रखना, ये आपका जो 70S है ये मिलके बनेगा 50 + 30। किससे मिलके बनेगा, 50 + 30S। वैसे तो ये 80 हो गया, लेकिन जब इनकी अलग अलग यूनिट को आप डालेंगे तो इन दोनों का जो मेजर है वो 70 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा 60 + 40। ठीक है, अब 60 का अलग सब यूनिट डालेंगे, 40 का अलग डालेंगे, और इन दोनों को अगर मिला के डालेंगे तो 80 हो जाएगा। तो राइबोसोम यहाँ पर 2 टाइप के हैं, 70S और 80S। ठीक है, ये बना कैसे होगा, ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है, ये आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप मेरे हिसाब से समझ रहे हैं। राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम के अगर बारे में बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसे आप केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसे केवल और केवल आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको 48 आवर तक क्या यूज करना पड़ेगा, आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में तो आप जानते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका सैंपल लेता है और सैंपल में क्या करता है, वो बहुत ही सेंट्रीफ्यूज करता है, बहुत तेज घुमाता है, तो आपका जो ब्लड है उसमें जो भारी मटेरियल है वो तली में पहुंच जाता है, और तली में पहुंचने को क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। भाई जो आपका ब्लड था वो तली में पहुंच गया, उसे क्या कहेंगे, पैलेट कहेंगे, और जो ऊपर है उसे क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आपका जो राइबोसोम है, जब हम इसे निकालेंगे, भाई हम सेल से राइबोसोम को निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब लगाएंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। ध्यान रखना, वो 70,000 से 1,00,000 राउंड पर मिनट लगाते हैं, 1 मिनट में 1,00,000 चक्कर लगाते हैं, इतना हाई स्पीड। इसमें हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना, राइबोसोम और लाइसोसोम सेल के 2 ऑर्गन ऐसे हैं, राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों ही स्ट्रक्चर में सेम लगते हैं, बोथ आर सेम टाइप, बिकॉज ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन, राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। इससे बड़ा क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम का दूसरा नाम है द सुसाइडल बैग। कोशिका को कभी भी इनकाउंटर करना है, कोशिका को कभी भी मारना है, तो हम लाइसोसोम की हेल्प लेंगे। तो ये राइबोसोम है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या नाम है इसका, प्रोटीन फैक्ट्री। असेंबल इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। भाई अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ा था ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर कोई एरिया ऐसी होती है जहां पर आरएनए का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है, आरएनए का क्षेत्र होता है, और ये आरएनए के क्षेत्र को कहते हैं न्यूक्लियोलस, द जोन ऑफ आरएनए। द जोन ऑफ आरएनए क्या है, न्यूक्लियोलस है, द जोन ऑफ आरएनए। यही आपका जो न्यूक्लियोलस है, यही तो भाई मैंने आपको बताया था कि डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो देखो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और प्रोटीन जब बनेगा तो इस न्यूक्लियस से बाहर जाएगा न्यूक्लियर पोर के द्वारा, जो हम जानते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही तो वेसिकल को कवर कर लेता है। भाई सेल का वेसिकल, भाई जब इसके बाहर निकलेगा तो ये देखो छोटे छोटे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से इसे वेसिकल कवर हो जाएगा, और वेसिकल के अंदर है क्या, रियल में क्या है, प्रोटीन। तो सीधी सी बात है, राइबोसोम इज आ प्रोटीन फैक्ट्री। भाई उस राइबोसोम के अंदर है तो प्रोटीन ही ना, बस नाम चेंज कर दिया, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी।
सीधी सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से बनती है ये गोल्गी बॉडी। इसके बहुत सारे नाम आप स्टडी करेंगे। द पैकेजिंग ऑफ प्लांट, द पैकेजिंग प्लांट, ठीक है, ये पैकेजिंग का कार्य करता है। द गोल्गी एपरेटस मॉडिफाई प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली एंड रीपैकेज्ड them into vesicle that then travel to the cell membrane to be expelled। क्या समझ में आया आपको प्यारे विद्यार्थियों? जब भी, अब देखो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो चिपके हुए हैं छोटे छोटे, ये राइबोसोम हैं, जिसे अभी हमने प्रोटीन फैक्ट्री बोला था। अब ये राइबोसोम, इनसे जब वेसिकल कवर करके ये निकलेगा तो इसे हम कहेंगे लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम वेसिकल कहेंगे। लाइसोसोम तो स्पेशली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसे हम वेसिकल कहेंगे। और ये वेसिकल जब यहाँ से दो सिचुएशन आएंगी, ट्रांस और सिस। ट्रांस निकलना, सिस माने एडजस्ट होना। भाई ये पूरा का पूरा गोल्गी बॉडी एक ऐसा एरिया है जहां पर प्रोटीन अपना रूप बदलता है, प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर बदलता है। क्या बदलता है? स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अपना प्रोटीन कैसा करता है? स्ट्रक्चर बदलता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से जैसे ही आया और यहाँ पे क्या है, ये सिस कंडीशन में है, ये चुपचाप से इसमें क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और इस एरिया के अंदर प्रोटीन चेंज होंगी। भाई प्रोटीन चेंज क्यों होंगी? क्योंकि इसको ज़रूरत है चेंजिंग की। उसके बाद जब ये चेंज हो जाएगी, अब चूंकि इसे जिस टाइप की प्रोटीन बनानी थी वो यहाँ पे बनाई, उसके बाद इसने क्या किया, बाहर निकाल दी। तो इस तरह से ये ऐसी एरिया है जहाँ पर चेंजिंग्स होते रहते हैं।